नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रीशियन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसा कि बिहार में आई हुई विद्युत विभाग में भर्ती, जो कि आप सभी लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया होगा, और पंजाब में भी आ चुकी है, एमपी में भी आ चुकी है, यूपी मेट्रो की वैकेंसी आ चुकी है, जो कि इसमें टेक्निकल पार्ट काफ़ी अच्छा रखा गया है। आपका कोई भी इलेक्ट्रिशियन से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, इस वीडियो को देखकर चले जाना दोस्तों। यहाँ से अधिक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में फंसेंगे। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। और दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं कि हमने सभी टॉपिक से प्रश्नों को कवर किया है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि छूटा हो। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के हमारे प्रश्न रखे गए हैं, जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता दें, यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीटीसी इसका सही उत्तर होगा। चलिए, इसकी व्याख्या के साथ हम चलेंगे, जो कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, हम व्याख्या जरूर करते हैं। चलिए, जैसे कि यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत क्षेत्र की वजह से आग लगी हो तो उसमें सीटीसी अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। ये तो आप सभी लोगों ने जान लिया होगा। जैसे कि सोडा एसिड टाइप, फोम टाइप तथा कार्बन डाइऑक्साइड, इनका प्रयोग विद्युत क्षेत्र से आग लगने पर अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है आपको पूरा ये समझ में आया होगा। चलिए, अगला प्रश्न है। जैसा कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया, ये सिंबल आपको बताना है ये किसका है। मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, इसमें ऑप्शन से आपको बताना है। दोस्तों, ये आपका देख सकते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर सी, विद्युत झटके का खतरा यानी इलेक्ट्रिक शॉक का ये सिंबल बना हुआ है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक निम्नलिखित में से किस प्रकार की अग्नि को बुझाने के काम में आता है। सही उत्तर यहाँ पर हम आपको बता दें, यहाँ पर आपका हो जाएगा जैसे कि बी एवं डी, यानी वर्ग बी और डी की अग्नि को बुझाने के काम में आता है, ये आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि टू पोर्ट नेटवर्क में जेट पैरामीटरों के अन्य नाम क्या होते हैं। सही उत्तर आपका है ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं इसका पूरा व्याख्या, फिर से देखते हैं। जैसे कि टू पोर्ट नेटवर्क में जेट पैरामीटरों को ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर कहते हैं। शॉर्ट सर्किट होने के फलस्वरूप तुल्य प्रतिरोध का मान शून्य होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसा कि डैश डैश चिन्ह का उपयोग आश्रित ऊर्जा स्रोतों अथवा नियंत्रित वोल्टेज स्रोत, जिनका उपयोग कई विद्युत उपकरणों के लिए एक तुल्य विद्युत स्रोत के रूप में होता है, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, डायमंड इसका राइट आंसर है। चलिए व्याख्या आपको बताते हैं, जो कि आपकी काफ़ी शानदार व्याख्या है। जैसे कि डायमंड चिन्ह का उपयोग आश्रित स्रोतों अथवा नियंत्रित वोल्टेज स्रोत, जिनका उपयोग कई विद्युत उपकरणों के लिए एक तुल्य विद्युत स्रोत के रूप में होता है तथा इनका प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपको हम यहाँ पर बता दें, यहाँ पर आपका डायमंड तरीके से बना रहेगा। यहाँ पर आपका जैसे कि धारा है तो यहाँ पर आई लिखकर रहेगा, आई, जो कि यहाँ पर आप जान सकते हैं, आपने चित्र देखा ही होगा वो। चलिए अगला प्रश्न, प्रतिकार्तीय प्रमेय व्यापक रूप से इनमें से किससे संबंधित है। सही उत्तर आपका है नेटवर्क में सहायता, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि इनमें से दो आकृतियां दी गई हैं, जो कि विकल्पों में से कौन सा इसमें कथन आंकड़ों के लिए मान्य होगा। चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये दो दो वोल्ट के कितने सेल जुड़े हुए हैं, तीन, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 6 वोल्ट यहाँ हो गया है। और यहाँ पर आपको बता दें, ये सीरीज, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें भी जुड़े हुए हैं, जो कि आप ये समांतर में। जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता दें, इसमें इसमें आपको बताना कौन सा सही है। जैसा कि इसमें सही है चित्र भी, सीरीज कनेक्शन में कोशिकाएं लगी हुई हैं, जो कि यहाँ पर हम आपको बता दें ये आपका सीरीज में है। चलिए
जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर आपको बताना है इसमें कौन सा गलत गलत बताना है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका बी कथन आपका गलत होगा, जो कि यहाँ पर आपका बी में चित्र फर्स्ट कनेक्शन में कोशिकाएं हैं, ये आपका गलत है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। चलिए, जैसा कि अगला प्रश्न है, यहाँ पर हम आपको बता दें, धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाहित होती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धनात्मक से ऋणात्मक की ओर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न, जैसा कि अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, टेक्नीशियन ए कहता है कि वोल्टेज मापने के लिए वोल्टमीटर को सीरीज क्रम में लगाया जाता है। टेक्नीशियन बी कहता है समांतर में लगाया जाता है। इसमें से दोनों टेक्नीशियन में से आपको कौन सही है आपको बताना है। जैसे कि टेक्नीशियन ये कह रहा है कि वोल्टमीटर को सीरीज में लगाया जाता है, तो सीरीज में वोल्टमीटर नहीं लगता है, वोल्टमीटर जो है आपका हमेशा समांतर में लगता है, यानी आपका टेक्नीशियन भी बिल्कुल सही कह रहा है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर वही लिखा है जो कि हमने आपको बता दिया है। आमीटर जो होता है उसे सीरीज में लगाते हैं, जबकि वोल्टमीटर होता है वो समांतर में लगता है। आदर्श धारा स्रोत में शून्य होता है। सही उत्तर आपका है आंतरिक चालकता, ये इसका राइट आंसर है। चलिए आपको एक बार फिर से बताते हैं। आदर्श करंट सोर्स का आंतरिक रेजिस्टेंस अनंत होता है और यह सोर्स में पैरेलल में लगा होता है, तथा धारा स्रोत की आंतरिक चालकता शून्य होती है, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, स्थैतिक विद्युत निम्नलिखित द्वारा उत्पन्न होती है। सही उत्तर घर्षण द्वारा स्थैतिक विद्युत उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ग की विद्युत रोधी सामग्री सबसे अधिक तापमान सह सकती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्ग सी, इसका सही उत्तर होगा। इसमें इस विकल्प के माध्यम से सबसे ज़्यादा दोस्तों सी का ही ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पर हम यहाँ पर बात करें वाई ए ई बी, और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि वाई का 90 होता है, ए का 105 होता है, और ई का यहाँ पर देख सकते हैं 120 होता है, और बी का 130 होता है। और यहाँ पर हम आपको बता दें जैसे कि यहाँ पर आपका एफ का होता है वो 155 होता है। ये सारी जानकारी आप ज़रूर याद रखें। एच के लिए हम आपको बता दें उसका भी आपका 180 होता है, ये आप ज़रूर याद रखें। ये इतनी सारी जानकारी आप ज़रूर याद रखें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरोधक सामग्री ई वर्ग के प्रतिरोधन से संबंधित है। सही उत्तर आपका हो जाएगा चमड़े का पेपर, ये इसका राइट आंसर है। जैसे कि चमड़े का पेपर कुचालकों में ई वर्ग में शामिल किया जाता है। इसकी तापीय सीमा जो है 120 डिग्री सेल्सियस होती है। इसके अतिरिक्त कुचालकों को तापीय क्रम के आधार पर 7 मुख्य भागों में बांटा जाता है। अगला प्रश्न, बी वर्ग विद्युत रोधन में निम्नलिखित पदार्थों में कौन आता है। सही उत्तर रेशम आता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि बी वर्ग विद्युत रोधन का सुरक्षित तापमान 130 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे कि ग्लास, एस्बेस्टस, अभ्रक, फाइबर इस प्रकार के कुचालक विद्युत मशीनों के लिए उपयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, वर्ग एफ विद्युत रोधन का तापमान क्या है। हमने आपको अभी ऊपर बता दिया सबका, जो कि 155 है, ये इसका सही उत्तर है। यह आपका कुचालक होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, रोधन सामग्रियों को उनके द्वारा सहनीय तापमान के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। सामग्रियों को कौन सा वर्ग 225 तक तापमान सह सकता है। ये तो आपका सी वर्ग है, जो कि इतना सह सकता है 200 के पार। बाकी एच का 180 होता है, जो कि हमने आपको बताया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि बंधकों के बिना या उच्च तापीय स्थिरता वाले सिलिकॉन रेजिन के साथ सिरेमिक और क्वार्ट्ज जैसी सामग्री के लिए निर्धारित इंसुलेशन तापमान बताएं। इसका सही उत्तर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री सेल्सियस से अधिक, ये इसका राइट आंसर है। चलिए एक बार फिर से आपको बताते हैं। सी प्रकार के विद्युतरोधी पदार्थ का निर्धारित तापमान 200 डिग्री सेल्सियस, 220 और 250 होता है। सिलिकॉन रेजिन, सिरेमिक एवं क्वार्ट्ज वर्ग सी प्रकार का विद्युतरोधी होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, विद्युत हीटर के लिए प्रयुक्त पदार्थ डैश डैश है।
सही उत्तर आपका जो कि नाइक्रोम है ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, नाइक्रोम जो है निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना मिश्र धातु है, जिसका कार्यकारी तापमान जो होता है 1100 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका प्रतिरोध ताप गुणांक का मान बहुत कम होता है। नाइक्रोम का प्रयोग मुख्यतः हीटिंग एलिमेंट के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, सूती, टेप, कागज आदि जैसी विसंवाहक सामग्रियों के संसेचन का क्या उद्देश्य है? सही उत्तर वायु कोटारिका को तेल से भरना, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित उस तार को क्या कहते हैं जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है? राइट आंसर आपका है जो कि कंडक्टर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं, जो कि व्याख्या जानना हमारे लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित तार जैसे कि जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है उसे कंडक्टर या चालक तार कहते हैं। जैसे कि फैराडे के नियम के अनुसार यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक तार उपस्थित है और यदि चालक और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य सापेक्ष गति हुई हो तो चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। अगला प्रश्न, विद्युत इस्त्री के तापक अवयव के विद्युत रोधन हेतु प्रयुक्त पदार्थ है? सही उत्तर अभ्रक होता है, ये इसका राइट आंसर है। जैसे कि आयरन या प्रेस इस्त्री तापन अवयव को विद्युत रोधन के लिए अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, जैसे कि माइका एक विद्युत रोधी पदार्थ है और इससे किसी प्रकार की धारा प्रवाह नहीं होता है, इसलिए इसका प्रयोग आयरन में किया जाता है। जो व्यक्ति आयरन का प्रयोग कर रहा होता है उसका संपर्क यदि हीटिंग एलिमेंट से नहीं होता है और वह व्यक्ति सुरक्षित रहता है। जैसा कि अगला पॉइंट आपका दिया गया है, अभ्रक विद्युत का कुचालक परंतु ऊष्मा का सुचालक होता है, ये आप जरूर याद रखें। माइका का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है 20 से लेकर 60 किलोवोल्ट प्रति एमएम होता है। अगला प्रश्न, किसी लैंप होल्डर को जमीन के स्तर से कम डैश की ऊंचाई पर लगाना चाहिए? सही उत्तर 2 मीटर की ऊंचाई पर, कम से कम 2 मीटर की ऊंचाई तो होनी चाहिए, फिर या तो आप 2.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। इसे ये भी आपका, जैसे कि यहाँ पर एक बार पूरा बता दें, जैसे कि इंडियन इलेक्ट्रिशियन के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी के अनुसार किसी लैंप को होल्डर के ज़मीन के स्तर से 2 से लेकर 2.5 मीटर की ऊंचाई तक लगाना चाहिए, आप ज़रूर याद रखें। कम से कम तो हम 2 ही करेंगे। जैसे कि बैटन होल्डर में प्लास्टिक शेड किससे बचने के लिए लगाई जाती है? सही उत्तर बरसात का पानी, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि बैटन होल्डर में प्लास्टिक रोड को बरसात के पानी से बचाने के लिए उस पर लगाई जाती है, जिससे कि बरसात का पानी अंदर जाकर शॉर्ट सर्किट की संभावना कम हो जाए। अगला प्रश्न यहाँ पर हम आपको बता दें, जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाए गए होल्डर हैं, इनको आपको बताना है कौन से होल्डर हैं। दोस्तों ये आपके जो होते हैं ये आपके बैटन होल्डर होते हैं, सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, एडिसन स्क्रू लैंप डैश वाट क्षमता वाले लैंप अनुशंसित होते हैं? सही उत्तर 200 वाट से अधिक और 300 वाट से कम, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसे कि 200 वाट से अधिक और 300 वाट से कम लैंपों के लिए एडिसन स्क्रू टाइप होल्डर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के होल्डर के भीतरी भाग पर चूड़ियाँ होती हैं जिसे पेंच लगाकर लैंप में फिट किया जाता है, आप इसे जरूर याद रखें। अगला प्रश्न, घरेलू बिजली के उपकरणों के लिए 3 पिन वाले प्लग कनेक्शन का तीसरा पिन डैश की सुविधा देता है? सही उत्तर आप सभी को पता होगा, जो कि ऑपरेटर की सुरक्षा, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि घरेलू बिजली उपकरणों में 3 पिन का एक पिन बड़ा रखा जाता है ताकि जब भी हम किसी उपकरण को सप्लाई से जोड़ा जाता है तब बड़ा पिन अर्थ का होता है, जो बड़ा के साथ लंबा भी होता है। लंबाई अधिक होने के कारण यह सबसे पहले अपना परिपथ पूर्ण कर लेता है, जिसमें परिपथ में किसी भी प्रकार का शॉर्ट सर्किट होने पर धारा पृथ्वी में चली जाती है। वह उपकरण ऑपरेटर की सुरक्षा रहता है, मतलब सुरक्षा कर देता है। अगला प्रश्न, सीरीज में जुड़े 10 शुष्क सेल 15 वोल्ट उत्पादित करते हैं, यदि वे उनसे समांतर में जुड़े हों तो इस संयोजन में डैश वोल्टेज होगा। चलिए उत्पादित होगा।
चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर चालू करते हैं। जैसे कि आपका चूँकि 10 सेल सीरीज में, शुष्क सेल जो सीरीज में जुड़े हुए हैं, शुष्क सेल का तो पहले तो आप ये जान लीजिए, इसका 1.5 होता है वोल्टेज, विद्युत वाहक बल। यहाँ पर हम आपको बता दें 10 का इसमें गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पर 15 आ जाएगा, 15 वोल्ट। फिर यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर तो 1.5 आपका आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 10 भाग देंगे तो आपका 1.5 आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि पूरी व्याख्या जानते हैं, अब 1.5 वोल्ट वाले 10 शुष्क सेलों को समांतर में जोड़ने पर वोल्टेज का मान 1.5 वोल्ट होगा, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान होता है, ये आप जरूर याद रखें। और सीरीज में जो है वोल्टेज का मान जुड़ जाता है। यदि एक बैटरी 6 घंटे के लिए 60 एम्पीयर धारा देती है तो बैटरी का निर्धारित रेटिंग क्या होगी? सिंपल सा फार्मूला होता है, धारा रेटिंग जो होती है AH में होती है, AH होती है। तो यहाँ पर दक्षता कितनी आपकी AH, ए का मान कितना है, यहाँ पर एम्पियर आपकी आवर कितना गया 6, यहाँ पर इसे दोनों को गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 60, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। धारा और घंटे दोनों को एम्पियर आवर आप समझ ही रहे होंगे, जो कि आपका यहाँ पर सिंपल सा दिया गया, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अगला प्रश्न, एक बैटरी जिसका आवेश डिस्चार्ज होने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है डैश डैश है। सही उत्तर वो द्वितीयक सेल कहलाते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, वह बैटरी जिसके आवेश को डिस्चार्ज के बाद रिस्टोर कर सकते हैं सेकेंडरी सेल कहलाता है। वह सेल जिन्हें पहले विद्युत देकर चार्ज करना पड़ता है तब वह विद्युत उत्पन्न करते हैं सेकेंडरी सेल होते हैं। इन्हें संचायक सेल भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं लेड एसिड सेल, एडिशन सेल जो कि निकल लौह सेल और निकल कैडमियम सेल इत्यादि होते हैं। अगला प्रश्न, लेड एसिड सेल की वाट घंटा दक्षता डैश डैश होती है। सिंपल सा है, सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 75% सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि लेड एसिड सेल की वाट घंटा दक्षता जो होती है 75% होती है। लेड एसिड सेल की द्वितीयक, लेड एसिड सेल जो होता है द्वितीयक सेल होता है। इससे पहले विद्युत देकर चार्ज करना पड़ता है, तब यह वीएमएफ उत्पन्न करता है। इसे पुनः चार्ज किया जा सकता है। लेड एसिड सेल की दक्षता 2 प्रकार की होती है, जो कि एम्पियर आवर एफिशिएंसी और वाट आवर एफिशिएंसी। चलिए, अगला प्रश्न, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरणों को क्या कहा जाता है? सही उत्तर सिंपल सा है, सेल या बैटरी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या विद्युत उपमार्ग यानी शंट मोटर का अनुप्रयोग का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है इसमें शंट मोटर का अनुप्रयोग कौन सा नहीं है। जैसा कि आपका मशीन उपकरण में तो शंट मोटर का उपयोग करते हैं, आप केंद्रीय पंप में भी करते हैं, दौकनियाँ यानी ब्लोवर्स और पंखे में भी करते हैं, जबकि यहाँ पर आपका एलिवेटर में नहीं करते हैं। इसमें आपकी कुमुलेटिव कंपाउंड मोटर होती है, या तो आप इंडक्शन मोटर भी लगा सकते हैं, जो कि इसमें भार बढ़ भी जाता है और घट भी जाता है। तो ये आपकी वो गति जो है बिल्कुल स्थिर रखती है। आपने देखा होगा जो कि रेलवे में जहाँ स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर सीढ़ियाँ लगी रहती हैं, स्वचालित सीढ़ियाँ, वही होती हैं एलिवेटर। अगला प्रश्न, डीसी शंट मोटर का उपयोग इनमें से किसमें नहीं किया जाता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रिक क्रेन्स में नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में इसमें आपकी सीरीज मोटर होती है, जो कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, या तो आप यूनिवर्सल मोटर भी कह सकते हैं। जैसे कि शंट मोटर में मशीन टूल्स और वुड वर्किंग खराद मशीन में भी होता है शंट मोटर का उपयोग। चलिए, यहाँ पर हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित मशीनों में से किसका उपयोग लकड़ी के रंधे, वृत्ताकार आरी और एमजी सेट में किया जाता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि शंट मोटर, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित चित्र में दिखाए गए डीसी मशीन डैश डैश है। इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सी डीसी मशीन यानी डीसी मोटर है। इसमें आपका शंट जो है आर्मेचर के पैरेलल में लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर आपका शॉर्ट शंट यानी लघु शंट डीसी मोटर
होगी, जो कि यहाँ पर आप जान सकते हैं। इसका सही उत्तर यानी आपका ऑप्शन नंबर यम लघु यानी शॉर्ट संट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा उत्तर, जो कि यहाँ पर हम आपको बता दें, यहाँ पर आपका सी गलत लगा हुआ है। दीर्घ जब होता है, जब यहाँ पर हम आपको बता दें, यहाँ पर इसके साथ सीरीज में वाइंडिंग जुड़ी हो, सीरीज वाइंडिंग, तब आपका सीरीज होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता दें, जनरेटर है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर आपका शॉर्ट संट ये जनरेटर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जिस मोटर में घुमाव का हिस्सा सीरीज में जुड़ा हुआ है और दूसरा भाग आर्मेचर के क्रॉस जुड़ा हुआ है, तो उसे डैश डैश के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर कंपाउंड मोटर के रूप में जानते हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। जिस मोटर का घुमाव का एक हिस्सा सीरीज में जुड़ा होता है और दूसरा भाग आर्मेचर के क्रॉस जुड़ा होता है, उसे कंपाउंड मोटर के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न। आमतौर पर संकोचन कार्य यानी प्रोसेसिंग वर्क किसमें होता है? सही उत्तर संचयी यौगिक यानी कुमुलेटिव कंपाउंड मोटर, ये इसका सही उत्तर है। आमतौर पर संकोचन कार्य यानी प्रोसेसिंग वर्क्स संचयी यौगिक मोटर संयुक्त मोटर होती है। प्रोसेसिंग वर्क्स में टार्क के साथ नियत कार्य होना प्रारंभिक शर्त होती है, जिसमें दोनों सापेक्ष फ्लक्सों को सहयुग्मित कर गति को बढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि एक खराब बिजली के कनेक्शन में होता है। यहाँ पर आपको बताना है इसमें से आपका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता दें, तो एक खराब बिजली के कनेक्शन में प्रतिरोध सामान्य प्रतिरोध से कहीं अधिक होता है, ये तो बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला ऑप्शन। जैसे कि जब सामान्य धारा प्रवाहित होगी तो अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती, ये भी आपका बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट, लोड के लिए समानता उपलब्ध कुल ऊर्जा घट जाती, ये भी आपका सही, यानी आपका पूरा ऑप्शन सही है। बिजली के खराब कनेक्शन से प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिसके कारण सामान्य स्थिति में कम धारा प्रवाहित होने पर भी अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा का जो फार्मूला होता है I²RT होता है, तथा कुल ऊर्जा यूनिट घट जाती है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि किसी वोल्टेज स्रोत से कई लैंप समांतर में लगे हैं, यदि एक लैंप जल जाए तब अन्य सभी लैंप पर क्या होगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि अगर सीरीज में है, अगर समांतर में है तो कोई बात नहीं, एक लैंप जल जाएगा तो अन्य सभी रोशनी देंगी, यानी प्रभावित नहीं होंगी। और लैंप अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं, अगर उसमें से एक लैंप फ्यूज हो जाता है तो सभी आपके लैंप नहीं जलेंगे, यानी सभी प्रभावित हो जाएंगे। वहीं पर ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, आपको बता देते हैं। समांतर में सप्लाई से जुड़े कई लैंप में यदि कोई लैंप जल जाए तो अन्य लैंपों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि समांतर में वोल्टेज समान रहता है। अगला पॉइंट आपका दिया गया है, एक लैंप के जलने से टोटल रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा, लेकिन प्रत्येक लैंप में धारा का मान चेंज नहीं होगा। अगला प्रश्न। 6 वोल्ट पर 1.2 एम्पियर की धारा लेने वाले बिजली के बल्ब का प्रतिरोध होगा। सही उत्तर यहाँ पर हम आपको बता देते, V बराबर IR फार्मूला होता है, V बराबर IR। यहाँ पर फार्मूले पर मान रख देंगे। जैसे कि आपका वोल्टेज 6 दिया गया है, यहाँ पर हमें धारा से भाग देंगे, यानी 1.2 से भाग देंगे। यहाँ पर दशमलव हटा देंगे, यहाँ पर ऊपर 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60, यानी आपका ऑप्शन नंबर भी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि अल्टरनेटर से संबंधित है। दो अल्टरनेटर के तुल्यकालन के लिए सही समय निर्धारित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा सिंक्रोस्कोप विधि का प्रयोग करते हैं। और विधियां जान लेते हैं, जैसे कि दो अल्टरनेटर के तुल्यकालन के लिए निम्न विधियां अपनाई जाती हैं, जैसे कि डार्क लैंप विधि, ब्राइट लैंप विधि और डार्क तथा ब्राइट लैंप विधि, सिंक्रोस्कोप विधि, ये सारी विधियां होती हैं। अगला प्रश्न। यदि उत्तेजना यानी एक्साइटेशन क्रांतिक है तो अल्टरनेटर का शक्ति यानी पावर फैक्टर क्या होगा? सही उत्तर यूनिटी पावर फैक्टर होगा, ये इसका सही उत्तर होगा। प्रत्यावर्तित्व में अवमंदन कुंडलियां डैश डैश प्रदान की जाती हैं। सही उत्तर पोल शू, ये इसका सही उत्तर होगा।
जैसे कि प्रत्यावर्तकों में अवमंदन कुंडलियां पोल शू में प्रदान की जाती हैं और यह फील्ड के सीरीज क्रम में संयोजित की जाती हैं। यह कुंडली चाल के दोलन को कम करने हेतु प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न, अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में उत्पन्न होता है। सही उत्तर रोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक अउत्तेजित तुल्यकालिक जनरेटर होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा अग्रगामी की आपूर्ति करता है और अग्रगामी पावर फैक्टर पर कार्य करता है। ये आप जरूर याद रखें। चलिए एक बार फिर से आपको बताते हैं, जो कि एक कम उत्तेजित तुल्यकालिक जनरेटर अग्रगामी VAR की आपूर्ति करता है और अग्रगामी पावर फैक्टर पर कार्य करता है। ये आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न, जब 3 फेज अल्टरनेटिव प्रतिरोधी भार सप्लाई करता है और आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स होगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा फील्ड एक्सिस के साथ 90 डिग्री पर। ये इसका सही उत्तर है। जब 3 फेज अल्टरनेटिव प्रतिरोधी भार पर सप्लाई करता है तो आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स होगा, फील्ड एक्सिस के साथ 90 डिग्री पर होता है। अल्टरनेटिव यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि यदि सिलिकॉन डायोड युक्त बायस्ड धनात्मक समांतर डायोड क्लिपर परिपथ में बायस वोल्टेज का मान 0 हो तो आउटपुट का मान क्या होगा। आउटपुट का मान आपका यहाँ पर देख सकते हैं, यानी बायस वोल्टेज में जोड़ देंगे जो कि 0.7 वोल्ट। ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर आपको बता देते हैं, यह सिलिकॉन डायोड युक्त बायस धनात्मक समांतर डायोड क्लिपर परिपथ में बायस वोल्टेज EB का मान 0 हो तो आउटपुट का मान यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि हमने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न, एक ट्रांजिस्टर का उपयोग शांत अवस्था में किया जाता है जब। सही उत्तर इनपुट पर कोई सिग्नल अप्लाई ना हो। ये इसका सही उत्तर है। ट्रांजिस्टर को शांत अवस्था में तब कहा जाता है जब उसके इनपुट पर कोई सिग्नल प्रयुक्त नहीं की गई हो। ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है और इसमें 3 टर्मिनल जो कि एमीटर, बेस और कलेक्टर होते हैं। अगला प्रश्न, PNP ट्रांजिस्टर में धारा डैश डैश द्वारा प्रवाहित होती है। सही उत्तर छेद यानी होल इसका सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, PNP ट्रांजिस्टर में होल के द्वारा प्रवाहित होते हैं। जैसे कि PNP ट्रांजिस्टर में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल्स होते हैं, इन्हीं के कारण धारा का प्रवाह होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। NPN ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक एवं होल्स अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में एमीटर बाईपास धारिता किसके लिए प्रयोग की जाती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रवर्धित AC सिग्नल को कम रिएक्टेंस का पथ प्रदान करने के लिए। ये इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, ट्रांजिस्टर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कमज़ोर सिग्नल को मजबूत सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग सर्वाधिक तापित होता है। सही उत्तर आप सभी को पता होगा, जो कि वाइंडिंग अधिक तापित होती है। ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग सर्वाधिक तापित होता है क्योंकि हम वाइंडिंग में धारा प्रवाहित करते हैं, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, बुकोल्ज रिले एक डैश डैश है। सही उत्तर एक गैस संचालित रिले होती है। बुकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होती है। यह एक गैस ऑपरेटेड रिले होती है, ट्रांसफार्मर के आंतरिक दोष का पता लगाती है। यह आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न, पावर ट्रांसफार्मर में बुकोल्ज रिले का कार्य क्या है। सही उत्तर ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए। ये इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, पावर ट्रांसफार्मर जिन्हें आमतौर पर वितरण व्यवस्था के लिए लागू किया जाता है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त ब्रीदर अर्थात वातावरण से आवश्यकता के समय वायु को ब्रीद सोखने वाला उपकरण पावर ट्रांसफार्मर को सदैव पूर्ण भार के भीतर ही डिजाइन किया जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि ट्रांसफार्मर में नमी से तेल संदूषण को कम करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता दें, सिलिका जेल श्वासक का उपयोग
होता है ये आपका होता है, जैसे कि टरबाइन डायाफ्राम का उपयोग और गैस कुशन का उपयोग, थर्मोफाइन निस्पंदन का उपयोग होता है। यानी आपका यहाँ पर चारों सही हैं। चलिए यहाँ पर पूरी जानकारी एक बार समेटते हुए आपको बताते हैं। जैसे कि ट्रांसफार्मर नमी से तेल संदूषण को कम करने के लिए सिलिका जेल श्वासक का उपयोग करते हैं, जो शुष्क अवस्था में नीला तथा नमी अवस्था के बाद गुलाबी हो जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें टरबाइन डायाफ्राम, गैस कुशन एवं थर्मोसाइफन निस्पंदन यानी आपका थर्मोफाइसन फिल्टर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, शक्ति परिणामित्र यानी पावर ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त तेल डैश डैश लिए होता है। सही उत्तर शीतलन के लिए, ये इसका सही उत्तर होगा। पावर ट्रांसफार्मर प्रयुक्त तेल शीतलन के लिए होता है। ट्रांसफार्मर में शीतलन एवं अचालक के लिए प्रयुक्त तेल ट्रांसफार्मर ऑयल कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, खनिज तेल जो है पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त होता है। सिंथेटिक तेल जो होता है सिलिकॉन एवं हाइड्रोकार्बन से निर्मित होता है। अगला पॉइंट, जैसा कि अगला पॉइंट आपका है, अच्छे ट्रांसफार्मर अचालक एवं विशिष्ट ऊष्मा, उच्च ज्वलन बिंदु एवं निम्न विस्फोटी रखने वाला होता है। अगला प्रश्न, सतह पर वाहक नली वाली वायरिंग के मामले में दो सैंडलों के बीच की अधिकतम दूरी डैश डैश से कम नहीं होनी चाहिए। सही उत्तर 60 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न, प्रकाश व्यवस्था उपकरणों वाले टर्मिनल बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि पीतल का प्रयोग करते हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि प्रकाश व्यवस्था उपकरण वाले टर्मिनल बनाने के लिए पीतल सामग्री का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, सीढ़ियों पर वायरिंग के लिए किस प्रकार के स्विच का उपयोग किया जाता है, जहां एक लैंप को दो से अधिक जगहों से निर्धारित किया जाता है। सही उत्तर आपका इंटरमीडिएट स्विच यानी मध्यवर्ती स्विच, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, सीढ़ियों पर वायरिंग में मध्यवर्ती प्रकार के स्विच का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ एक लैंप को दो से अधिक जगहों से नियंत्रित करना होता है। यहाँ 4 टर्मिनल वाली ऐसी युक्ति होती है जिसके चारों टर्मिनल को क्षैतिज तल में अथवा क्रॉस रूप में संयोजित किया जा सकता है। इसका उपयोग एक लैंप वैद्युतिक युक्ति को 3 या 3 से अधिक स्थानों से नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि छुपाई गई या वाहिका नाली यानी डक्ट वायरिंग को डैश डैश भी कहा जाता है। सही उत्तर भूमिगत नाली पाइप वायरिंग यानी कंड्यूट डक्ट वायरिंग जो होती है उसे ही कहते हैं, आप समझ जाइएगा। जैसे कि छुपाई गई वाहिका नाली यानी डक्ट वायरिंग को भूमिगत नाली पाइप वायरिंग भी कहा जाता है। दीवार के अंदर छिपी होने के कारण यह वायरिंग कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है, जिसके दीवार की सुंदरता बनी रहती है। भवन बनाते समय ही कारीगर कंड्यूट के लिए खांचे बना देते हैं। इसमें तारों को सुरक्षा मिलती है तथा अधिक संख्या में तार लगाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ISI के नियम के अनुसार दिया गया है। जैसे कि ISI नियमों के लिए अनुसार छत से किसी पंखे की ऊंचाई डैश डैश रखना जरूरी है। सही उत्तर आपका हो जाएगा 2.75 मीटर ऊंचाई पर रखना जरूरी है, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर 1 सोपानी यानी स्टेपर मोटर के 15 पूर्ण घूर्णन वांछित है। यदि सोपानी कोण 3.6 डिग्री है तो इसके चालन प्रणाली यानी कूटत्र यानी ड्राइव सिस्टम एनकोडर में कितना भार दिया जाना चाहिए। सही उत्तर जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर फार्मूला आपका होता है, सिस्टम एनकोडर बराबर 360 डिग्री बटे सोपानी कोण गुणे घूर्णन कोण। यहाँ पर मान रखेंगे, भाग दे देंगे, आपका 1500 सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर C राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, 4 फेज वाली परिवर्तनीय प्रतिष्ठम्भ प्रकार की स्टेपर मोटर की स्टेटर में 8 पोल हैं जबकि रोटर में 6 पोल हैं, तो स्टेप कोण होगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि 15 डिग्री होगा,
ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर सिंपल सा है फार्मूला, जो कि यहाँ पर स्टेप एंगल बराबर यानी अल्फा बराबर आपका स्टेटर पोल माइनस रोटर पोल अपान स्टेटर पोल गुणे रोटर पोल, यानी यहाँ पर आपको दोनों को घटा देंगे, नीचे दोनों को गुणा कर देंगे, फिर इससे भाग दे देंगे, आपका यहाँ पर आ जाएगा जो कि 15 इसका सही उत्तर होगा, जो कि हमने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे कि कार्यशील सिद्धांत के अनुसार एसी मोटरों को डेड डैश को छोड़कर से सभी टाइप में विभाजित किया जा सकता है। राइट आंसर स्टेपर, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया है पूरी व्याख्या के माध्यम से। जैसे कि कार्यशील सिद्धांत के अनुसार एसी मोटरों की स्टेपर को छोड़कर से सभी टाइप में विभाजित किया जाता है। वास्तव में स्टेपर एक इच्छित अंतराल घुमाव को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न, स्टेपर मोटर का अनुप्रयोग डेड डैश में होता है। सही उत्तर फैक्स मशीन। ये तो आपको सिंपल सा मालूम हो जाएगा, जो कि आप जानते ही होंगे। पूरी व्याख्या देख लेते हैं। स्टेपर मोटर का उपयोग फैक्स मशीन, प्रिंटर आदि में किया जाता है। यह मशीनें स्टेप आधारित गति करती हैं, अतः वर्तमान में अनेकों अनुसंधानों इसके उपयोग को बढ़ावा मिला है। साथ ही सोलर सिस्टम में भी वर्तमान में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा स्टेपर मोटर के बारे में सही है। सही उत्तर यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जैसे कि यह एक पल्स सिग्नल द्वारा संचालित होता है, बिल्कुल सही है। और यह एक ब्रश रहित तुल्यकालिक विद्युत मोटर होती है, ये भी आपके सही है। और इससे स्टेपिंग मोटर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है आपका। यह नियंत्रणीय गति प्रदान करता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी आपका इसमें जो भी दिया गया है आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मोटर का कौन सा भाग इस बात की पुष्टि करता है कि यह एक डीसी है। सिंपल सा है, ये तो आपको सभी को पाना चाहिए। कम्यूटेटर लगा होता है, यही आपका डीसी को दर्शाता है। मोटर दिक् परिवर्तक को ही देखकर बता पाते हैं कि मोटर डीसी है या एसी। दिक् परिवर्तक का मुख्य कार्य आर्मेचर कॉइल में उत्पन्न हुए विद्युत वाहक बल को डीसी के रूप में बाह्य परिपथ को प्रदान करना है। अगला प्रश्न, 3 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है। सही उत्तर शंट एवं कंपाउंड मोटर दोनों में किया जा सकता है, ये इसका सही उत्तर है। 3 पॉइंट तथा 4 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल शंट एवं कंपाउंड मोटर में किया जाता है। मुख्यतः 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग शंट मोटर के लिए किया जाता है, जबकि 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग कंपाउंड मोटर के लिए किया जाता है और 2 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग सीरीज मोटरों में किया जाता है। अगला प्रश्न, मोटरों के अतितापन यानी ओवर हीटिंग का मुख्य कारण क्या है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ओवरलोड होना, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि मोटरों में अतितापन यानी ओवर हीटिंग का मुख्य कारण मोटरों का ओवरलोड होना होता है, और इसके अलावा अतितापन का कारण मोटर में शॉर्ट सर्किट होना और मोटर में भंवर धारा हानि बढ़ जाना, मोटर में स्पार्किंग होना आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न, जैसा कि डीसी शंट मोटर में उत्पादित बल आघूर्ण अनुपातिक होता है। सही उत्तर सिंपल सा है। डीसी शंट मोटर में जो धारा होती है आर्मेचर धारा के प्रोपोर्शनल यानी बराबर होती है, जहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर फ्लक्स और धारा दोनों के प्रोपोर्शनल होती है। अगला प्रश्न, अगर यहाँ पर सीरीज होती तो इस धारा के वर्ग के हो जाती, जो कि आपकी उसमें अगर लोड नहीं रहता है तो जानते हो उसमें गति अनंत हो जाती है। अगला प्रश्न, किस कारक डेड डैश के परिणामी ईएमएफ का अनुपात होता है। सही उत्तर जो कि शॉर्ट पिच कॉइल से फुल पिच कॉइल, ये इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, पिच कॉइल ईएमएफ का मूलभूत घटक है, इसे केपी से दर्शाया जाता है। यह शॉर्ट पिच कॉइल तथा फुल पिच के परिणामी ईएमएफ के अनुपात होता है। जैसे कि शॉर्ट पिच बटे फुल कॉइल होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस फार्मूले के आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न, यदि आर्मेचर वाइंडिंग डेड डैश हो तो एसी मशीनों में समांतर पथों की संख्या पोल्स की संख्या बराबर होती है। सही उत्तर ये आपकी पास कुंडली यानी लैप वाइंडिंग होती है, यह आप जरूर याद रखें। चलिए लैप वाइंडिंग, यदि आर्मेचर वाइंडिंग पास यानी लैप वाइंडिंग हो तो एसी मशीनों में समांतर पथों की संख्या पोल्स की संख्या
बराबर होती है, जबकि वेव वाइंडिंग में जो आपकी होती है समांतर पथों की संख्या हमेशा 2 रखी जाती है। चलिए अगला प्रश्न, आर्मेचर वाइंडिंग में निम्नलिखित में से कौन सा करंट होता है? सही उत्तर केवल लोड धारा होती है, ये आपका सही उत्तर होगा। जैसा कि आर्मेचर वाइंडिंग में केवल लोड धारा होती है जो केवल आर्मेचर को शुरुआती बलाघूर्ण प्रदान करती है। अगला प्रश्न, पोल पिच का सूत्र होता है? सही उत्तर स्लॉट की संख्या बटे पोल्स की संख्या, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि देखते हैं यहाँ पर ड्रम प्रकार के डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में कॉइल साइड के संदर्भ में बैक पिच और फ्रंट पिच डैश डैश होनी चाहिए। सही उत्तर ये दोनों विषम होनी चाहिए, ये इसका सही उत्तर होगा। आर्मेचर के पीछे की ओर एक कॉइल को 2 रिएक्टिव साइड के बीच की दूरी बैक पिच कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, फ्रंट पिच जो होता है दूसरी कॉइल की प्रथम एक्टिव साइड तथा प्रथम कॉइल की दूसरी एक्टिव साइड के बीच की दूरी फ्रंट पिच कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक निम्न शक्ति पावर फैक्टर यानी गुणा यानी पावर फैक्टर वाट मीटर प्रतिकारी वाइंडिंग संयोजित होती है। चलिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी दाब यानी दाब कुंडली के साथ सीरीज क्रम में, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए पूरी व्याख्या के माध्यम से देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक निम्न शक्ति गुणक वाट मीटर में प्रतिकार कुंडली तथा दाब कुंडली के सीरीज में संयोजित होती है। शक्ति गुणक को नापने के लिए वाट मीटर का प्रयोग किया जाता है। वाट मीटर संतुलित तथा असंतुलित दोनों भारों में मापन करता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि एक संकेती उपकरण में निम्न में से अनिवार्य विशिष्ट गुण कौन रखता है? सही उत्तर आपका है, जो कि डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग और डैम्पिंग यानी विचलन नियंत्रित और अमंदक युक्ति होती है। अगला प्रश्न, एक वोल्ट मीटर में बहु गुणक और मीटर वाइंडिंग होती है। सही उत्तर सीरीज क्रम में होती हैं, ये इसका सही उत्तर है। एक वोल्ट मीटर में बहु गुणक और अमीटर यानी मीटर कुंडली सीरीज क्रम में होती है। वोल्ट मीटर के सीरीज में एक उच्च मान का प्रतिरोध लगाकर बनाया जाता है। यह परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न, एक इंडक्शन मीटर इस धारा का मापन कर सकता है। इंडक्शन मीटर जो है 100 एम्पियर की धारा का मापन कर सकता है, ये आप जरूर याद रखें। एक इंडक्शन मीटर 100 एम्पियर तक धारा तक मापन करता है। इंडक्शन प्रारूप यानी प्रेरण प्रारूप उपयंत्र केवल प्रत्यावर्ती धारा मापन में ही प्रयोग किए जा सकते हैं। इसे अमीटर, वोल्टमीटर या वाटमीटर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इंडक्शन सिद्धांत का विस्तृत प्रयोग वाट आवर मीटर या एनर्जी मीटर में किया जाता है। अगला प्रश्न आपका ये डायग्राम दिखाया गया, आपको बताना है ये क्या है, ये किसका डायग्राम है। ये आपका दोस्तों ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है, सिंपल सा है, आप सभी लोग पता होने चाहिए इसका डायग्राम। अगला प्रश्न, ट्रांजिस्टर में संग्राही क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा क्यों बनाया जाता है? सही उत्तर, इसे अधिक ऊष्मा क्षय करना होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जैसा कि ट्रांजिस्टर में संग्राही क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसमें ऊर्जा क्षय अधिक रखना होता है। साथ ही ज्ञात रहे, यदि डोपिंग की बात की जाए तो यह एमीटर में सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न, एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में जब सिग्नल में 0.01 वोल्ट परिवर्तन होता है तो बेस धारा में 10 माइक्रो एम्पियर का परिवर्तन होता है और कलेक्टर धारा में 1 मिली एम्पियर परिवर्तन होता है। इसकी धारा लब्धि और इनपुट प्रतिबाधा क्रमशः होगी। चलिए इसका तो आंसर आपका 100 से लेकर 100 और 1000 ओम होगा, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए एक बार फिर से बताते हैं, जैसे कि एक ट्रांजिस्टर में एम्पलीफायर में जब सिग्नल 0.01 वोल्ट परिवर्तन होता है तो बेस धारा में 10 माइक्रो एम्पियर का परिवर्तन होता है और कलेक्टर धारा में 1 मिली एम्पियर में परिवर्तन होता है। इसकी धारा लब्धि आप इनपुट प्रतिबाधा देख सकते हैं, जो कि हमने आपको बता दिया। अगला प्रश्न, स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए एक ट्रांजिस्टर को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संचालित करने के लिए बायस होना चाहिए? सही उत्तर आपका है संतृप्ति या कट ऑफ क्षेत्र,
ये इसका सही उत्तर है। स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए एक ट्रांजिस्टर को संतृप्त या कट ऑफ क्षेत्र में संचालित करने के लिए बायस होना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है, यानी सही व्याख्या है। डेड डैश क्षेत्र में एक ट्रांजिस्टर एक खुले स्विच के रूप में कार्य करता है, सही उत्तर कट ऑफ क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, ये इसका सही उत्तर होगा। कट ऑफ क्षेत्र में ट्रांजिस्टर एक खुले स्विच की तरह कार्य करता है। यदि ट्रांजिस्टर में इमीटर बेस एवं कलेक्टर बेस दोनों जंक्शनों को पश्च अभिनत कर दिया जाए तो वह कट ऑफ क्षेत्र में कार्य करेगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में परिणामी फ्लक्स किसी भी चरण के कारण फ्लक्स के अधिकतम मान का डेड डैश गुना होता है। सही उत्तर आपका है 1.5, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर वीडियो तनिक भी हेल्पफुल है आपके लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अधिक से अधिक इसे शेयर ज़रूर करें। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में परिणामी फ्लक्स किसी भी चरण के कारण फ्लक्स के अधिकतम मान यहाँ पर 3/2 या 1.5 गुना होता है, जो कि आपको हमने बता दिया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया जो कि इस प्रकार है। किसी इंडक्शन मोटर जो स्लिप और फ्रीक्वेंसी इनपुट के साथ संचालित हो रही है तो रोटर धारा की आवृत्ति होगी। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि SF यानी स्लिप इनटू फ्रीक्वेंसी, ये इसका सही उत्तर है। फार्मूला आपका होता है रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर स्लिप इनटू फ्रीक्वेंसी, सिंपल से होता है। अगर स्लिप निकालना है तो NS माइनस NR अपान NS, यहाँ से आपका स्लिप निकल आएगा। ये दोनों फार्मूले आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न, एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर 50 हर्ट्ज सप्लाई से जुड़ने पर पूर्ण लोड पर 290 RPM पर चलती है तो ध्रुवों की संख्या और स्लिप की संख्या ज्ञात करना है। चलिए, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर 20 और 3.33%, ये हमने आपको बता दिया। दोस्तों इसे हल आप जरूर करें। स्लिप का वही फार्मूला होता है जो कि स्लिप बराबर NS माइनस NR अपान NS, ये फार्मूले पर मान रखेंगे जो कि यहाँ पर आपका निकल और आ जाएगा स्लिप। और स्लिप निकलने के बाद फिर आपको यहाँ पर निकाल लेना जो कि, और ध्रुवों की संख्या सिंपल सा है 120F अपान P होता है, 120F अपान P, N बराबर, यानी N बराबर आपका होगा। यहाँ पर आपका ध्रुवों की संख्या निकल कर आ जाएगी, यहाँ पर मान रखेंगे तो आपका ध्रुव की संख्या निकल कर आ जाएगी। चलिए, यहाँ पर 290 यहाँ पर रख देंगे, ये सिंपल सा है, 290 रखेंगे। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आप 50 रखेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे जैसे कि यहाँ पर सिंपल सा है, सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, आदर्श करंट स्रोत है। सही उत्तर आंतरिक चालकता शून्य होती है, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि आदर्श करंट की आंतरिक चालकता शून्य होती है एवं आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। चलिए, अगला प्रश्न, मीटर कॉइल से समांतर रूप से जुड़े एक कम प्रतिरोध के तार को क्या कहा जाता है। सही उत्तर शंट कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। समांतर रूप से जुड़े हुए कम प्रतिरोध के तार को शंट कहा जाता है, यह आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न, डेड डैश आमतौर पर DC उपकरणों के शंट के लिए डेड डैश उपयोग किया जाता है, मैग्नीन का उपयोग करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। मैग्नीन आमतौर पर DC उपकरणों के शंट के लिए उपयोग किया जाता है। मैग्नीन अवयव में एक एलॉय जो कॉपर, मैग्नीन तथा निकिल से निर्मित होता है, क्रमशः यहाँ पर देख सकते हैं 84%, 12% और 4% के क्रम में होते हैं। अगला प्रश्न, आमतौर पर एमीटर में प्रयुक्त शंट के प्रतिरोध का मान डेड डैश होता है। सही उत्तर बहुत कम होता है, ये आप जरूर याद रखें। चलिए, आपको बता देते हैं आमतौर पर मीटर में प्रयुक्त शंट के प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है, अतः इसमें विकल्प भी जो हमने आपको बताया सही है। साथ ही शंट प्रायः मैग्नीन का बना होता है, इसे परिपथ के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, यदि स्विच S बंद कर दिया जाए तो एमीटर पाठ्यांक क्या होगा। सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी समान रहेगा, यानी आपका समान होगा, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं जैसे कि प्रारंभिक स्थिति में तुल्य प्रतिरोध R यानी प्रतिरोध रहेगा। जब S स्विच बंद भी हो जाए तो ब्रिज संतुलित आधार पर तुल्य प्रतिरोध R ही रहेगा, बाकी यह समान मान प्रदर्शित करेगा। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसे कि उच्च दबाव वाली मरकरी वेपर लैंप पर क्या उत्सर्जित करती है। सही उत्तर नीले सफ़ेद रंग का प्रकाश उत्सर्जित करती है, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि उच्च दाब वाली मरकरी वाष्प लैंप सफ़ेद रंग का प्रकाश उत्सर्जित करती है। इस प्रकार के लैंपों में प्रयुक्त अथवा गैस का मिश्रण उच्च दाब पर भरा होता है। अगला प्रश्न, कोल्ड कैथोड डिस्चार्ज विधि का उपयोग डैश डैश में होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा नियॉन लैंप, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि कोल्ड कैथोड डिस्चार्ज विधि का उपयोग नियॉन लैंप में किया जाता है। नियॉन लैंप एक लघु गैस डिस्चार्ज लैंप होता है। इसे नियॉन और अन्य गैसों का मिश्रण होता है। नियॉन लैंप का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और डिस्प्ले के संकेतक के रूप में होता है। अगला प्रश्न, सोडियम वाष्प यानी सोडियम वेपर लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग होता है। सही उत्तर पीला होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पर पूरी जानकारी हम आपको देंगे, जैसे कि सोडियम वेपर लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग पीला होता है। चलिए देख लेते हैं पूरी जानकारी। सोडियम लैंप एक मोनोक्रोमेटिक लैंप होता है। जैसे कि इसे स्टार्टिंग में सोडियम वाष्प लैंप गुलाबी होता है। सोडियम वाष्प लैंप जो है 45, 60 और 85 और 140 वाट के बनाए जाते हैं। सोडियम वाष्प लैंप 40 से 50 ल्यूमेन प्रति वाट तक प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अगला पॉइंट है, इस लैंप का कार्यकारी आयु जो है 3500 घंटे होती है। इस लैंप का उपयोग सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में किया जाता है। अगला प्रश्न, घर के बाहर लगाई जाने वाली लाइट के अंतर्वेशन यानी इंग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग क्या है। सही उत्तर IP65 यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, AC विद्युत शक्ति संचरण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। चलिए यहाँ पर आपका देख सकते हैं विकल्प सी आपका सही नहीं, जो कि संचरण में कम तांबे की आवश्यकता होती है, यह आपका गलत है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तांबे की आवश्यकता होती है, यह आप जरूर याद रखें। और ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे कि AC विद्युत का उपयोग संचरण हानियों को कम करता है। और अगला ऑप्शन है ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके AC वोल्टता को सुविधाजनक के रूप में ऊपर या नीचे ले जाया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। त्वचिक प्रभाव के कारण यानी स्किन इफेक्ट के कारण AC संचरण लाइनों का प्रभाव प्रतिरोध बढ़ जाता है, ये आपका सही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। अगला प्रश्न, समान वोल्टता पर AC संचरण लाइन की तुलना में DC संचरण लाइन तपावरोधन यानी इंसुलेशन की आवश्यकता कितनी होती है। सही उत्तर कम होती है, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि समान वोल्टता पर AC संचरण लाइन की तुलना में AC संचरण लाइन में इंसुलेशन की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि AC में धारा चालक से सतह से बहती है तथा DC में संपूर्ण भाग में बहती है, जिससे बाह्य तौर पर इंसुलेशन की आवश्यकता कम होती है। अगला प्रश्न, AC की तुलना में DC के लाभ क्या हैं। सही उत्तर कोई कोरोना नहीं होता, निकटता और स्किन इफेक्ट नहीं होता है। अगला यहाँ पर पहले पूरा पॉइंट देख लेते हैं। AC की तुलना में DC में हानियाँ कम होती हैं, क्योंकि इसमें कोई समानता, कोरोना, निकटता, वारंटी तथा स्किन प्रभाव नहीं होते हैं। साथ ही यदि हानियों को कम होगी तो संलग्न दक्षता भी इसमें अधिक होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि AC और DC पावर के बीच तुलना के लिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प आपको बताना है, इसमें से कौन सा सही है। चलिए, जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, AC DC की तुलना में अधिक महंगा होता है, इसको उत्पन्न करना अधिक कठिन होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। AC तो ही उत्पन्न होता है, जबकि DC को उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। उसके लिए आप देख सकते हैं तामझाम करना पड़ता है, रेक्टिफायर क्या क्या यूज करते हैं। अगला कथन है, DC के विपरीत AC ऊर्जा हानि के बिना लंबी दूरी तक संचारित किया जाता है, ये आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न, शक्ति को उच्च वोल्टेज पर संचरण लाइन में संचारित किया जाता है, क्योंकि सही उत्तर यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, संवाहक की लागत घट जाती है और क्षमता बढ़ जाती है। चलिए यहाँ पर पूरी जानकारी बताते हैं आपको। शक्ति की उच्च वोल्टेज पर संचरण लाइन में संचारित किया जाता है, और क्योंकि संवाहक की लागत कंडक्टर के आकार के कारण घट जाती है और क्षमता पावर लॉस कम होने के कारण बढ़ जाती है।
ये थे हमारे आज के प्रश्न, जो कि हमने काफ़ी अच्छे प्रश्नों को हल किया है। अगर आपको इसी तरह के वीडियो पाना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए आज के लिए इतना रखेंगे, फिर मिलेंगे स्टूडियो में, तब तक के लिए बाय।